दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब दुनिया में इस्लामी लीडरों की आवाज़ पर हर किसी को लब्बैक कहना पड़ता था। ये वक्त आज से कई सदियां पहले का नहीं बल्कि चंद दहाइयां पहले ही गुजरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70 और 80 की दहाई की, जब दुनिया में आलमी लीडर्स की फहरिस्त में शुमार होने वाले ज़्यादातर लीडरान का ताल्लुक मुस्लिम ममालिक से होता था। मगर ये एक ऐसा दौर था जब तुर्की इन ताकतवर मुस्लिम ममालिक की सफ से बाहर था। हमने अपने YouTube चैनल जानी टीवी पर आपको तुर्की की तारीख से आगाह किया था, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजब तैयब उर्दगान की ज़िंदगी के बारे में, जिसे तुर्किश लोग रेसेप तैयब उर्तवान कहते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मेरी सभी देखने वालों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल आई स्टूडियो को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल शहर से कुछ फासले पर मौजूद एक छोटे से शहर कासिम पाशा नामी शहर में पैदा हुए। वालिद का नाम अहमद उर्दगान था। तैयब उर्दगान के आबाओ अजदाद सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में जॉर्जिया में रहा करते थे। 1877 में उस्मानियों की रूसियों के साथ जंग शुरू हुई तो रजब तैयब उर्दगान के आबाओ अजदाद तुर्की हिजरत कर गए। दरअसल जो लोग इस्लाम के पास होते हैं उन्हें इस्लाम और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। रजब तैयब उर्दगान के आबाओ अजदाद जॉर्जिया में रहा करते थे, जहां उनके साथ ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन की थी, तो उनके ख़ानदान में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी कूट कूट कर भरा हुआ था। यही परवरिश तैयब उर्दगान के वालिदैन ने उनकी भी की। वो जब छोटे थे और घर के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, उसके वालिद एक फल फरोश थे। उन्होंने बचपन में एक मदरसे में दाखिला ले लिया। तैयब उर्दगान खुद बताते हैं कि जब मैं मदरसे जाया करता था तो रास्ते में कई लोग मुझे कहा करते थे, बेटा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो, मदरसे में पढ़ने के बाद तुम्हें नहलाने तो मुर्दे ही हैं। मगर मैं इनकी बातों की परवाह ना करता और चलता जाता। वो जब मदरसे से वापस घर आते तो लीमू का शरबत का ठेला लगाते, जिनसे उनका गुजर बसर हो जाता। 1973 में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया और अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। 1978 में उन्होंने एमाइन उर्दगान से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे पैदा हुए। अपने बड़े बेटे को उन्होंने अपने वालिद का नाम यानी उसका नाम अहमद उर्दगान रखा। दूसरे बेटे का नाम बिलाल रखा, जबकि मजीद उनके यहाँ 2 बेटियां भी पैदा हुईं। 1981 में उन्होंने मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर ली। तैयब उर्दगान का मदरसे में पढ़ना उनके इस्लाम से लगाव की एक बड़ी वजह थी। 70 की दहाई में जब तुर्किश कौम इस्लाम से कोसों दूर हो चुकी थी, तैयब उर्दगान ने स्टूडेंट यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। वो इस्लाम मुखालिफ होने वाले हर काम की मुखालफत करते रहे। 1976 में वो इस्लामिस्ट नेशनल पार्टी के सरबराह बना दिए गए। 1991 में वो पहली बार अमली सियासत में आए थे। ये वो दौर था जब तुर्किश लोग पाकिस्तानियों की तरह दूसरे ममालिक में जाकर रोजी रोटी कमाते थे। दरअसल तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप के अंदर भी आता है। तुर्की की हालत ये हो चुकी थी कि तुर्की में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आई थी। मर्द और औरत चाहते थे कि पूरी तुर्की को यूरोप बना दिया जाए। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद ज़्यादा अरसा तुर्की पर फौजी हुकूमत कायम रही थी और इन अरसों के दौरान तुर्की ने इस्लाम से कोसों दूरी इख्तियार कर ली थी। शुरू में तो हालत ये हो गई थी कि अजान अरबी की बजाय मुकामी ज़ुबानों में दी जाने लगी। और इस जंग अजीम के दौरान जब मुआहदा लौज़ान हुआ तो इस मुआहदे में एक बात यह भी थी कि तुर्की एक सेकुलर मुल्क बन चुका है। इस मुल्क में इस्लाम के फैलने और इस्लामी तकारीर करने पर भी पाबंदी आयद हो चुकी थी। मुल्क की हालत यह थी कि मुल्क का मसरूफ तरीन शहर इस्तांबुल गंदगी का ढेर बन चुका था। लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं था। गली मोहल्लों की हालत अबतर हो चुकी थी और इस शहर का जो एक बहुत बड़ा मसला था वो ट्रैफिक का मसला था। 27 मार्च 1994 को वो इस्तांबुल शहर के मेयर मुंतखब हुए तो उन्होंने बहुत जल्द इन सभी मसाइल पर काबू पा लिया। सिर्फ इस्तांबुल शहर की 4 सालों के अंदर अंदर उन्होंने हालत बदल कर रख दी। 1998 में उन्होंने फंडामेंटलिस्ट वेलफेयर पार्टी की बुनियाद रखी। दिसंबर 1997 को रजब तैयब उर्दगान ने एक तुर्की शायर की लिखी हुई नज़म को थोड़ा तब्दील करके पढ़ दिया। इस्लामी तकारीर करने पर मुल्क में पहले से पाबंदी आई थी और ऐसे में उन्होंने जिस नज़म को तब्दील करके पढ़ा उसका तर्जमा कुछ यूं बनता था कि ये मस्जिदें हमारे किले हैं, ये गुंबद हमारे हेलीमेट है
اور یہ مینار ہمارے سپاہیوں کے ایمان کی نشانیاں ہیں۔ ان کی اس تقریر کے بعد انہیں استنبول کے میئر کی سیٹ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کے الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور انہیں 10 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں ان کی سزا کو 4 ماہ کر دیا گیا اور انہوں نے ہنسی خوشی اس سزا کو قبول کر لیا۔ 2001 میں انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2002 کے الیکشن میں پہلی بار انہوں نے پارٹی لیڈر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کی پارٹی نے اس الیکشن میں 34.3% کی شرح سے الیکشن کو جیت لیا۔ ترکی کی سٹاک ایکسچینج میں اس ایک دن میں 7% کا اضافہ ہوا تھا، لیکن اپوزیشن پارٹی نے عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ انہیں ملک کے وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا۔ ان کی اسی پرانی ایک تقریر کی وجہ سے ان پر بین لگا دیا گیا۔ طیب اردگان نے اپنے نائب عبداللہ گل کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے طیب اردگان کی سیٹ کو کینسل کر دیا اور اس سیٹ پر دوبارہ سے الیکشن کی منظوری دے ڈالی۔ 2003 میں جب وہاں دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے عبداللہ گل نے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملاتے ہوئے قانون میں تبدیلی کروائی اور رجب طیب اردگان پر لگا بین ہٹوا دیا گیا۔ طیب اردگان نے 84% کی شرح سے کامیابی سمیٹتے ہوئے دوبارہ پارلیمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ نائب عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور طیب اردگان ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ 2007 میں جب طیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ پر مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ریکارڈ ہوئے اور انہوں نے اس بار صدر کی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ اس سال ہونے والے قومی اسمبلی کے الیکشن میں ان کی پارٹی 46% کی شرح سے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی۔ 2011 میں ان کی پارٹی 327 سیٹوں کی جیت اور تقریباً 50% کی شرح سے کامیاب ہوئی تھی۔ طیب اردگان کو لگاتار تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ 28 اگست 2014 کو وہ ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار عوام کے ووٹ سے ایک صدر کا انتخاب ہوا تھا۔ 2019 میں ترکی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ایک بار پھر سے طیب اردگان کی پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اب ترکی کے اگلے صدارتی انتخابات 2023 میں ہونے ہیں۔ آئینی مدت 4 سے 5 سال ہو چکی ہے۔ ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی قبرص کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس پانے کے لیے اپنی جان لگائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان دوبارہ سے ملک میں واپس آ سکیں گے۔ باسفورس کے پانیوں سے گزرنے والے ہر بحری بیڑے سے ترکی ٹیکس وصول کیا کرے گا۔ ترکی کو خدا نے ایک ایسا حکمران دیا جو صرف ٹی وی شوز تک اپنی بات کو محدود نہیں رکھتا۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اس نے برما میں ہونے والے ظلم کے خلاف سب سے پہلے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ وہاں امداد بھی بھیجی۔ اس نے مسئلہ شام کے حل کے لیے نہ صرف اپنی فوج کو بھیجا بلکہ امداد بھی دی۔ اس نے مسئلہ فلسطین کی آواز، مسئلہ کشمیر کی آواز عالمی سطح پر بلند کی۔ پچھلے سال 2018 میں جب امریکہ نے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا تھا تو رجب طیب اردگان نے کھلم کھلا اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا کہ یروشلم مسلمانوں کا استنبول ہے، یروشلم مسلمانوں کا مکہ ہے، یروشلم مسلمانوں کا اسلام آباد اور جگارتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا حال یہی رہا تو کل مدینہ اور مکہ تک ان یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ عالمی سطح پر وہ مختلف ممالک سے بے شمار میڈلز اور اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ 2008 میں جب غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیلی صدر کو معصوم بچوں اور خواتین کے قاتل اور قابض کہہ کر پکارا اور اس ملاقات کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے اس کارنامے نے صرف ترکی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ جب واپس اپنے وطن پہنچے تو ترک عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ترک عوام کی ان سے محبت دیکھیں۔ 2015 میں جب امریکی نواز آرمی نے ترکی پر کنٹرول سنبھال لیا تو طیب اردگان نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر اپنا ایک پیغام چھوڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کی غیور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا جا رہا تھا جب ایک طرف ٹرین آرمی تھی اور دوسری طرف پولیس اور ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر لیے ترکی کی معصوم عوام جو ان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر فوج سے قبضہ واپس لے لیا گیا۔ اس بغاوت میں ملوث سینکڑوں فوجیوں کو سزائیں ہوئیں اور اس بغاوت کو انجام دینے والا CIA کا ایجنٹ
जो तुर्की में रहाइश पजीर था, उसे सजाए मौत सुना दी गई। अमेरिका ने अपने इस एजेंट को छुड़वाने के लिए तुर्की के स्टील और दीगर अशिया पर इजाफी टैक्स लगा दिया। तुर्की की माइशत कमजोर होने लगी, लेकिन इस बार भी तुर्की की गयूर अवाम ने मुल्क का साथ दिया। डॉलर बेचकर मुल्क की करेंसी खरीद ली। एप्पल और सैमसंग की जगह मुल्की मोबाइल फोन को तरजीह दी। अमेरिका से आने वाले दसियों इकसाम के फ्रूट और दीगर साजो सामान पर तुर्की ने पाबंदी लगा दी। इस मौके पर कतर ने तुर्की का बड़ा साथ दिया, जिससे तुर्की की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिला और तुर्की अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो गया। चंद माह पहले जब तुर्की ने रूस से एयर डिफेंस डील की तो अमेरिका ने तुर्की को धमकियां लगाईं, मगर तैयब उर्दगान ने इस बार भी अपनी बात पर कायम रहने का फैसला किया और अमेरिका को बतला दिया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं। जब से तैयब उर्दगान आया है तुर्की वो पहले वाला तुर्की नहीं रहा। मुल्क में मेट्रो, रेल और एयरपोर्ट का जदीद निज़ाम बिछाया जा चुका है। दुनिया का दूसरा सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बहुत जल्द इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट होने वाला है। पाकिस्तान में लाहौर मेट्रो ट्रेन और डॉल्फिन फोर्स भी तुर्की की दी गई हैं। आज तैयब उर्दगान का नाम दुनिया में अपना नाम रखने वाले 500 बड़े मुसलमान लीडर में पहले नंबर पर होता है और हमारी दुआ है कि तुर्की उनकी क़यादत में ऐसे ही तरक्की करता रहे। अल्लाह हमारे मुल्क को भी तैयब उर्दगान जैसा एक हीरो दे, जिसने हालिया दिनों में लीबिया में सैकड़ों टैंकों के साथ अपनी फौज को रवाना किया। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तानी लीडर लीबिया से पाकिस्तानियों के निकल जाने की बात कर रहे थे। यही वो लीडर है जिसने अपने दौरे हुकूमत में IMF का 23 अरब डॉलर से जायद का कर्जा वापस करके IMF को कर्जे की ऑफर भी कर दी। तुर्की में 12 साल से कम उम्र बच्चों के कुरान पाक पढ़ने पर पाबंदी आयद थी। उन्होंने इस पाबंदी को खत्म किया, जिससे मदरसों में मौजूद 68,000 की तादाद 8 लाख में तब्दील हो गई। तुर्क सदर ने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 17,000 नई मस्जिद तामीर करवाई और कई बंद मसाजिद को दोबारा बहाल किया। तुर्की में खवातीन दौरान ड्यूटी पर्दा नहीं कर सकती थी, लेकिन आज ये पाबंदी खत्म हो चुकी है। औरतें पर्दे के साथ ड्यूटी कर रही हैं। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 26 अरब डॉलर से 150 अरब से भी तजावज़ करवाए। मुल्क में 26 नए एयरपोर्ट्स तामीर करवाए। दुनिया में साफ साहिलों का एजाज पिछले कई सालों से तुर्की को हासिल हो रहा है। तुर्की सिर्फ सियाहत से हर साल 40 अरब डॉलर से जायद आमदनी बना रहा है। इनके दौरे हुकूमत में पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया और बिलों में नुमायां कमियां की गईं। तुर्किश एयरलाइन को यूरोप की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन का दर्जा दिलवाया गया। क्या आप जानते हैं कि रजब तैयब उर्दगान की तनख्वाह कितनी है? इस वक्त उनकी तनख्वाह 13,000 डॉलर से कुछ जायद है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 20 लाख के करीब बनती है। दोस्तों, ये थी तैयब उर्दगान की ज़िंदगी की कहानी। इनकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही इस कहानी में मैंने सभी बातों की तफसील शामिल की है। मुआहदा लौज़ान क्या है, बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि 2023 के बाद तुर्की कैसा दिखाई देगा। आज की हमारी ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक